जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओस को लेकर बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर के छोटे बड़े शहरों से खबरें आने लग रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स को उड़ते हुए देखा है। करीब एक महीने पहले 24 जून 1947 को इस क्रेज की शुरुआत हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनिथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने शहर के पास एक पहाड़ी के नज़दीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि वो बड़ी तेज उड़ रहे थे। उनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर थी और बस इस बात के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबरें आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इस तरह की बहुत चर्चा हो रही थी। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि अमेरिका में किन किन जगहों पर यूएफओ की साइटिंग हुई थी और कोइंसिडेंटली इन जगहों पर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग हो रही थी और इस वजह से मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना भी शुरू कर दिया। और इसी हल्ले के बीच न्यू मैक्सिको स्टेट में मैक ब्रेजल नाम से एक आदमी था। उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था, एक टिन फॉइल, रबर और एक पतली सी वुडन बीन्स। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन उसे लगा कि शायद इस मलबे का और उस यूएफओ वाले क्रेज का कोई न कोई रिलेशन है। तो वो 7 जुलाई 1947 को इस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया और वहां पर इस पर अटेंशन पड़ी कर्नल विलियम ब्लैंकर की, जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में एक कमांडिंग ऑफिसर थे। अगले दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, ये कहते हुए कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, ये अब हकीकत बन चुकी है। 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयरफोर्स रोजवेल आर्मी एयरफील्ड वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ ए डिस्क। मतलब यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उनको यूएफओ का सबूत मिल गया है। अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी ही बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मलबा हमारे पास लाया गया है, एक्चुअली में ये एक वेदर बलून का है। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज करी जाती है, जहां पर वो इस वेदर बैलून के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है और मीडिया को भी लगता है कि यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं है, बस ये तो एक वेदर बैलून ही था। और जनता भी यूएफओ और एलियन लाइफ में अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन कई साल बाद जाकर लेट 1970s में एक बार फिर से रूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट पर एक एलियन एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखाई दिया था। अफवाहों में कहा जाता है कि इस यूएफओ पर एक बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ जाकर क्रैश कर गया था और इससे जो भी एलियंस बैठे थे वो सब मारे गए। साल 1980s में जाकर मेजर मार्शल द रोजवेल इंसिडेंट के नाम से एक किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो मलबा उन्होंने देखा था वो ऐसा नहीं था जो धरती पर बना, वो धरती का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेकर आज तक नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उभर कर आती है। कहते हैं कि यूएफओ जो क्रैश हुआ था, एक्चुअली में यहाँ से एक जिंदा एलियन पाया गया था और यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक टॉप सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख दिया। और कुछ लोग मानते हैं कि आज के दिन तक वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की, और ये सब कुछ हो रहा है एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लोकेशन पर, जिसका नाम है एरिया 51। Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. That new emergency order issued for Area 51. Area 51 of Nevada homes. That was earlier this month. 8 News Now was first to report on the search warrant served at properties owned by the owner of a website that focuses just on Area 51. एरिया 51 एक्चुअली में दोस्तों यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी, किसी भी सिटी से कोसों दूर। यहाँ पर आना, ट्रेस पासिंग करना और आम जनता के लिए इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाहर आपको कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड्स दिखेंगे, फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया प्रोहिबिटेड, और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की जाती है किसी के द्वारा तो उसको डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। जगह जगह वार्निंग के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। पर क्या है इसके अंदर? क्या सच में एलियंस या यूएफओ के ऊपर काम चल रहा है या फिर ये बस एक मिलिट्री फैसिलिटी है? एरिया 51 को एक्चुअली में बनाया गया था दोस्तों कोल्ड वॉर के समय में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच राइवलरी चल रही थी। इसे बनाया गया था एज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। इसी कोल्ड वॉर के रीजन से 1950s में अमेरिका के इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइंग एयरक्राफ्ट थे उनकी टेस्टिंग एरिया 51 में ही करी गई थी। तो जब मिलिट्री के इतने महत्वपूर्ण हथियारों को यहाँ पर रखा जाएगा और उनको परखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इस एरिया को सीक्रेटिव रखा जाएगा। शुरू से ही बहुत कम इन्फॉर्मेशन इस एरिया के बारे में बाहर की दुनिया को मिली है और जहाँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन की कमी होती है वहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलती है। 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। 2 CIA के बंदों को इस काम पर लगाया जाता है कि ऐसी लोकेशन ढूंढो जहां पर हम इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर सके, ऐसे स्पाइंग प्लान बना सके जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन को गहराई से जान सके।
एनी जैकबसन अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताती है कि कैसे उन्होंने सीक्रेट बेस ढूंढा जो नेवाडा के एक सूखे हुए ब्लैक बेट के पास में था। ये जगह ऑलरेडी एक क्लासिफाइड जगह थी क्योंकि सरकार यहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को फोड़ने लग रही थी और टेस्टिंग करने लग रही थी। लेकिन एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाइंग एयरक्राफ्ट बनाने का होता है और 2 स्पाई एयरक्राफ्ट यहाँ पर बड़े ही कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। पहला U-2 स्पाई एयरप्लेन जो दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया तो अमेरिका के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था पता लगाना कि एक्चुअली में अंदर चल क्या रहा है और इस तरह प्रोजेक्ट एक्वाटोन के तहत $22 मिलियन के बजट से U-2 स्पाई विमान बनाया जाता है। लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन के द्वारा इस विमान को मिसाइल के जरिए नीचे गिरा दिया जाता है। देन फिर अमेरिका एक और स्पाइंग एयरक्राफ्ट बनाता है उससे भी पावरफुल और इस तरह तैयार होता है लॉकहेड SR-71 ब्लैक बर्ड। और अब यूएस मिलिट्री को इसकी टेस्टिंग करनी थी, लेकिन डर ये था कि अगर इसकी टेस्टिंग दिन में करेंगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि दिन में ये किसी को भी दिखाई दे सकता है। इसलिए उन्होंने शाम का समय चुना ताकि वो ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए। और इसलिए जब शाम के समय में उनकी टेस्टिंग की जाती थी तो विमान इतनी ऊंचाई पर होने के कारण और शाम की धूप के कारण चमकते थे और इस वजह से लोगों ने इसको UFO नाम देके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जोड़ना चालू कर दिया। और ये चीज़ यूएस मिलिट्री के लिए सोने पे सुहागे की तरह थी क्योंकि लोगों को एलियंस और UFOs में विश्वास करने दिया जाए और अपना काम भी चलता रहे। और इसलिए CIA ने उस टाइम इन सब चीज़ों पर कोई कमेंट नहीं किया। और इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में कई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लोग बहुत पसंद करते हैं और एरिया 51 को आज भी लोग एलियन लाइफ से जोड़ के देखते हैं। और इसीलिए CIA द्वारा जून 2013 में एरिया 51 के बेस को एक्नॉलेज किया गया और सारी सीक्रेट डिटेल्स को डिक्लासिफाइड किया गया अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। और इसी तरह कंटिन्यूसली 2017 एंड 2021 में CIA ने कई सारे पेजेस को डिक्लासिफाइड किया और बताया कि एरिया 51 महज एक मिलिट्री फैसिलिटी है। एरिया 51 को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट डाउन एंड नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ नया जान सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप आगे आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को मिस ना करें।